नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात बांकीपुर की करेंगे, चूंकि बिहाइंड द सीन जो हुआ है वो दरअसल बड़ा है और चौंकाने वाला है। उसको समझना बड़ा जरूरी है। ये तो जरूर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी वहां हारी है, लेकिन हार के भी वो कैसे जीत रही है ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उसके अलावा दो तीन चीजें और भी हैं खबरों के लिहाज से, उस पर एक बारगी बात कर लेते हैं। एक तो लोकसभा बदस्तूर चलने नहीं दिया जा रहा है, या हम कहें कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। उसमें विपक्ष की अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो चाहते ही नहीं कि चर्चा हो। वो दरअसल जो उधम वाला मसला है उसी मसले में पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन खैर, इस बीच अभी जब तीसरा सप्ताह शुरू हुआ सत्र का, तो आप एक तरह से कहें कि बड़ा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। और उसमें अध्यादेश पहले ही आ गया था सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला। तो वो जो बिल है वो सदन से पास हुआ। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जुडिशरी पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ढेर सारे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो जब संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उन केसों में भी गति आएगी। तो इस लिहाज से ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई है। उनके चरित्र हनन की खूब कोशिश हुई, और दरअसल ये कोशिश उनके चरित्र हनन से ज़्यादा जो कुश्ती महासंघ है उसमें जो एक लड़ाई चल रही थी उससे भी जुड़ी हुई है। और वो लड़ाई में कैसे एक दूसरा गुट जो है वो बृजभूषण सिंह को परास्त करे, उस लिए तरह के आरोप लगाए गए। और वो जो आरोप हैं वो पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आरोप लगाने वाले हैं वो ये साबित नहीं कर पाए कि जिस चरित्र हनन का इल्ज़ाम लगा है उस चरित्र हनन में कोई रत्ती भी सच्चाई है। लेकिन ये चूँकि उस समय माहौल बनाया जा रहा था, और ये तरीका है उस तंत्र का कि जब भी चुनाव वगैरह करीब होते हैं तो कुछ ऐसे मसले उठाए जाते हैं और उन मसलों के जरिए एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है। ये नैरेटिव इसलिए गढ़ा जा रहा था क्योंकि आधी आबादी नरेंद्र मोदी के पक्ष में लामबंद रहती है, तो वो लामबंदी तोड़ी कैसे जाए। तो उस लामबंदी को तोड़ने के लिए फिर जो आप एक तरह से कहें कि जो पिछड़ा और दलित तबका है वो जो जुड़ा हुआ है उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उस समय संविधान खतरे वाला जो है एक सिगुफा छोड़ा गया था। तो इस तरह की तैयारियां चलती रहती हैं। तो असल में उसी तैयारी का हिस्सा था बृजभूषण शरण सिंह का चरित्र हनन, और उसका असर भी दिखाई दिया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दरमियान क्या हुआ, किस तरह से सीटें कम हुई। तो ये तमाम चीजें हुई थी, लेकिन अभी आप देखिए कि वो बाइज्जत बरी हो गए। अब वो अलग बात है कि वो लोग कह रहे हैं हम हायर जुडिशरी जाएंगे, तो वो उनका अधिकार है, वो लड़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि एक जो दाग लगाने की कोशिश हुई थी और जिसका खामियाजा भी बृजभूषण शरण सिंह ने भुगता, वो तो कम से कम अभी धुल गया है, और वो एजेंडा भी खुल गया है जो चलाया जा रहा था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। ये दो आप एक तरह से कहें कि बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अब आते हैं बांकीपुर पर। देखिए, बांकीपुर को लेकर कई तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। एक विश्लेषण ये हो रहा है कि साहब ये तो बीजेपी के लिए जबरदस्त धक्का है, चूंकि नितिन नवीन की सीट है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अगर वो सीट बीजेपी हार रही है तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी के पराभव की शुरुआत है। ठीक है साहब। दूसरा तबका ये कह रहा है कि नहीं, ये जो हुआ है उसका बड़ा कारण जो है वो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री जो बिहार की आवाम है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को संदेश दे दिया कि अपना नेता बदल दो, नहीं बदलोगे तो यही बार बार दोहराया जाएगा। तीसरी वजह यह बताई जा रही है चूंकि वो जो सीट है वो सवर्ण बाहुल्य है, तो उस सीट पर यूजीसी का बड़ा असर रहा। ये भी एक चर्चा है। लेकिन इन सभी चर्चाओं से अलग जो कहानी है वो आपको बताने जा रहा हूं, और उसके इत्मीनान से सुनिए। दरअसल राजनीति में कभी तात्कालिक चीजों को ख्याल में रखकर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। जैसे इसमें एक चीज और जोड़ी जा रही है कि जंजी का असर है। ठीक है, वो तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, उसको आप कंसीडर करिए।
लेकिन ये ख्याल रखिए कि राजनीति में जो निर्णय होते हैं वो हमेशा दूर की सोच कर लिए जाते हैं, ना कि इस लिहाज से कि बांकीपुर का चुनाव जीतना बड़ा जरूरी है क्योंकि वहां पर जो है नितिन नवीन है की सीट है वो, और वो हार जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा। मसला अभी जाने वाले संदेश से नहीं है, मसला इस बात से है कि इसके जरिए कैसे आगे की बिसात बिछाई जाएगी, और उस बिसात के लिहाज से कुछ कारण बता रहा हूं, उसको सुनिए। देखिए, पहली और बड़ी चीज, राजद कहां है? मुख्य विपक्ष है बिहार का, और राजद का जो समीकरण है MY, उसमें से M सीधे तौर पर लामबंद हो रहा है प्रशांत किशोर के पक्ष में। अब इसके एवज में तर्क यह दिया जा रहा है कि देखिए, ना राजद वहां लड़ने के लिए तैयार थी और ना कांग्रेस, तो यानी कहा यह जा रहा है कि दरअसल विपक्ष जो है वो प्रशांत किशोर के पीछे लामबंद था ताकि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाए। अब अगर ऐसा है तो भी एक तरह से कहा जाए कि उन लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और इसका आपको 3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने जमीन इसलिए छोड़ी तृणमूल कांग्रेस के लिए कि वामपंथियों को पटका जाए। ठीक है साहब, इन्होंने जमीन छोड़ दी, ममता बनर्जी ने वामपंथियों को पटक दिया, और आज कांग्रेस का वहां कोई नाम लेवा नहीं है, क्योंकि फिर टीएमसी आई और टीएमसी ने वहां कांग्रेस को पनपने नहीं दिया, और अब भाजपा है, कांग्रेस हाशिए पर है। दूसरा उदाहरण लीजिए दिल्ली का। भाजपा को निपटाने के लिए आम आदमी पार्टी को बड़ा किया गया कि इससे साहब भाजपा निपट जाएगी। भाजपा तो नहीं निपटी, लेकिन कांग्रेस निपट गई। तो ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग इस तरह का कथना गढ़ रहे हैं, दरअसल वो भूल रहे हैं कि सियासत जो है वो किस तरह से होती है। जब आप किसी के लिए राजनीति में पीछे हटते हैं तो फिर जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक जाती है, और दरअसल यही हुआ है बांकीपुर के नतीजे से। तो ये जो नतीजा है इसको इस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए कि रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा था या मनोज तिवारी ने पहुंच कर क्या भाषण दिया था। मेरा सवाल तो यह है कि क्या वाकई में बीजेपी उसको जीतना चाहती थी? आखिर में क्यों अपने कैंडिडेट को बदला गया और एक ऐसे कैंडिडेट को लाया गया जिसको लोग जानते भी नहीं थे? यानी जब मीडिया को नीरज सिन्हा के लिए खबर करनी हुई तो पार्टी कार्यालय का रुख करना पड़ा कि थोड़ा इनका प्रोफाइल दीजिए। तो ये तो बड़ी बात है ना। और फिर आखिरी समय में, या आप कहें कि आनंद फानंद जो बदला गया, उस बदलाव की क्या वजह थी? बीजेपी किस रणनीति पर चल रही थी? क्या ये वही रणनीति है जिसके जरिए बिहार में एक नया विपक्ष गढ़ा जाए और खड़ा किया जाए? और ये जो नया विपक्ष है, ये नया विपक्ष एकदम अलग होगा, और वो आप एक तरह से कहें कि एक और मोर्चा, एक और सेंटर खोला जाएगा। क्या ये न माना जाए कि ये तरीका था? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर के पक्ष में चलिए सवर्ण लामबंद हो गए, ये कहा जा रहा है। तो क्या ये जो सवर्णों की लामबंदी है, ये लामबंदी ऐसे ही जारी रहेगी? ये बड़ा सवाल। अभी चलिए ठीक है, अभी बीजेपी से नाराज है, लामबंद हो गए, कल चलिए बीजेपी जो सवर्ण चाह रहे हैं वो सब कर देगी, तो खुश हो जाएंगे, तब प्रशांत किशोर का क्या होगा? इसलिए ये निष्कर्ष निकालना कि नहीं जो है सवर्ण अब उनके साथ लामबंद हो रहे हैं, मुझे लगता है जल्दबाजी है। पॉलिटिकल जो इसका आप ये कहें फॉलआउट है, वो ये है कि असली संकट राजद के सामने है। बीजेपी वहां हारी है, लेकिन उस हार के जरिए उसने वहां पर एक नया पोल खड़ा कर दिया है। वो पोल है जो अब राष्ट्रीय स्तर पर गढ़ा जाएगा, और वो बीजेपी नहीं खड़ा करेगी, यही लोग खड़ा करेंगे कि साहब जिसको ममता बनर्जी नहीं हरा पाई, जिसको राहुल गांधी नहीं हरा पाए, जिसको तेजस्वी यादव नहीं हरा पाए, उस बीजेपी को प्रशांत किशोर ने हरा दिया। अब देखिए आप, कितना बड़ा एक पैरेलल पोल खड़ा हो गया है, और जंजी सब उनके साथ हैं। बिहार का पूरा जंजी जो है वो प्रशांत किशोर के साथ है। प्रशांत किशोर जंजी को एक तरह से कहा जाए कि अपने लिहाज से आगे बढ़ा लेते हैं और पीछे धकेल लेते हैं। कई जंजियों का जो है आप एक तरह से कहें कि पोर्टल तक चल रहा है,
जिसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की रही है, यह सभी जानते हैं। तो ये जो बांकीपुर का नतीजा है, इस नतीजे को आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखिए कि दरअसल इस एक जीत ने अभिजीत दीपके तक की हालत खराब कर दी है। और सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए संकट है, अगर ये कहें कि राज्य के स्तर पर, तो राजद के लिए है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात कहें तो बीजेपी पैरेलल चेहरे खड़ा कर रही है, पैरेलल। अब आप देखिए, क्या यह महज इत्तेफाक है कि एक ही प्रोडक्शन हाउस के सब हैं? प्रोडक्शन हाउस क्यों कह रहा हूं वो थोड़ा समझिए। सब अमेरिका से आए हैं, प्रशांत किशोर, और इनको देखिए अभिजीत दीपके, ये अभी अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, ये सब में रमन मैगसेसे वाले, यानी इन सब का कुछ न कुछ यूएस कनेक्शन है। और सारे यूएस कनेक्शन वाले अचानक चेहरे बन रहे हैं। क्या आपको यह सब इत्तेफाक लग रहा है? दरअसल ये इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी बिसात है जो बिछाई जा रही है। और आप एक चीज गौर करिए और इस बात का ख्याल रखिए कि बीजेपी अपने पत्ते यूं ही नहीं खोलती है। इसलिए जो ये विश्लेषण हो रहा है वो विश्लेषण एक हद तक सही है तात्कालिक परिस्थितियों के लिहाज से, लेकिन जब आप इसमें आगे की राजनीति देखेंगे तो उस राजनीति के लिहाज से जो कहानी है वो कहानी यही है कि बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान कर दिया है। और दरअसल ये जो प्रशांत किशोर की जीत है ये उसी गेम प्लान का हिस्सा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।